उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी बात सत्ता की होती है तो सत्ता का रास्ता सीधा नहीं बल्कि जातियों से होकर गुजरता है। चुनाव आते ही ये गणित लगने शुरू हो जाते हैं कि कौन सी जाति किसके साथ है, कौन किस जात को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसी के आधार पर रणनीतियां बनती हैं। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही पिछड़ों और दलितों के इर्द गिर्द घूमती थी? नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति आधारित चुनाव कब से शुरू हुए, कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का बोलबाला शुरू हुआ, कैसे जातियों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल दी। ये बात है आज से 40 से 45 साल पहले की, जब उत्तर प्रदेश की सियासत में बस कुछ ही जातियों का दबदबा था। कुछ ही जातियां उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर राज करती थी। उस समय गांव के पिछड़ी जात के किसान हो, मजदूर हो या फिर छोटे कस्बे का नौजवान हो, उन्हें पता था कि उन्हें बस लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, न कि राज करने का अधिकार। लोकतंत्र में सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, फैसले होंगे, लेकिन ये उनसे कहीं दूर लखनऊ और दिल्ली में होंगे। और गांवों तक पहुंचते पहुंचते बस नारों की गूंज बचेगी और वादों की धूल। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही जाति, यही किसान, यही मजदूर एक दिन आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठेंगे। और इसी जमी हुई राजनीति के बीच 1979 में एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था मंडल आयोग। उस समय राजनीति करने वाले किसी ने भी नहीं सोचा था कि सरकारी ऑफिसों में बन रही कुछ फाइलें आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगी, उत्तर प्रदेश की सियासत के समीकरण को बदल देंगे। मंडल आयोग ने जब यह कहा कि देश की एक बड़ी आबादी, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वह देश की सत्ता और संसाधनों से लगातार दूर रखी गई है, तो यह सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं रह गया बल्कि सत्ता का सवाल बन गया। यह सवाल बन गया कि आखिर लोकतंत्र किसके लिए है। फिर साल 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस मंडल कमीशन को लागू किया, जिसके बाद पूरे देश में खूब विरोध हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए, उन्होंने इस आयोग के नियमों का विरोध किया। देश की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन वहीं एक सिरा ऐसा भी था जहां बिल्कुल अलग माहौल था। वहां के पिछड़े तबकों में मुद्दा यह नहीं था कि उन्हें 27% आरक्षण मिला, बल्कि उन्हें यह पहली बार महसूस हो रहा था कि लोकतंत्र में उनके भी अधिकार हैं। लोकतंत्र उनके लिए भी है। उन्हें सिर्फ वोट देने का ही अधिकार नहीं है बल्कि राज करने का भी अधिकार है। उनका भी इस देश के संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना और सभी का। और मंडल आयोग ने उन मानसिक दीवारों को गिरा दिया जिसने उन्हें बांध कर रखा था। और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट बदली। यहाँ पर पहले भी जात थी, लेकिन अब जातियां राजनीति की धुरी बन गई। यादव, कुर्मी, लोध, निषाद जैसी जातियां सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं रही बल्कि राजनीतिक ताकत बनने लगी। गांव की चौपालों पर, चाय की दुकानों पर, विधानसभा के गलियारों तक एक ही बात गूंजने लगी, अब हमारा भी नेता होगा, हमारी भी सरकार होगी। और इसी सामाजिक उभार से समाजवादी आंदोलन का बड़ा चेहरा सामने आया। और इन बड़े चेहरों में एक बड़ा नाम सामने आया, मुलायम सिंह यादव। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे बल्कि उस बदलाव के प्रतीक थे जिसे मंडल कमीशन ने जन्म दिया। उन्होंने पिछड़े वर्गों को यह भरोसा दिलाया कि सत्ता किसी की कृपा नहीं है बल्कि ये उनका अधिकार है और इसके लिए उन्हें लड़ना होगा, इसके लिए उन्हें एकजुट आना होगा। और इसी के दम पर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति उस समाज से भी आ सकता है जिसे कभी कुर्सी के लायक समझा ही नहीं गया था। वहीं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की भाषा भी बदली, मुद्दे बदले और सत्ता का सामाजिक आधार भी बदल गया। इसी दौर में दलित राजनीति भी एक नई ऊर्जा के साथ उभरी। दलित आंदोलन की जड़ें पहले से मजबूत थी, लेकिन मंडल के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई वैधता मिली। मायावती का उभार सिर्फ दलित स्वाभिमान की कहानी नहीं था, यह उस दबे हुए सत्ता सपने की कहानी थी जो सदियों से मन में पल रहा था। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय नारा भर नहीं था बल्कि सत्ता का एजेंडा बन चुका था। और यूपी ने देखा कि दलित समाज न सिर्फ सत्ता में भागीदार बन सकता है बल्कि सत्ता का नेतृत्व भी कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कभी भी एक ही मुद्दा नहीं रह सकता, मुद्दे हमेशा बदलते रहते हैं। और फिर आगे चलकर इसी मंडल के जवाब में आया कमंडल। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए धार्मिक आंदोलन को केंद्र में ला दिया। जहां उत्तर प्रदेश में जातियां बिखरी हुई थी, उन्हें धर्म के नाम पर एकजुट कर दिया। जहां एक तरफ सामाजिक न्याय और जाति आधारित प्रतिनिधित्व की राजनीति हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और धार्मिक आंदोलन अब केंद्र में आ चुके थे। और उत्तर प्रदेश इन दोनों ही विचारधाराओं को टकराव का अखाड़ा बना। 90 का दशक उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ सरकारों के बदलने का दौर नहीं था, बल्कि यह वो दौर था
जब उत्तर प्रदेश की सियासत जाति बनाम धर्म हो गई। मंडल के बाद कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति धीरे धीरे हाशिए पर चली गई और क्षेत्रीय दल केंद्र में आ गए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया कि दिल्ली की सत्ता यूपी के बिना अधूरी है। केंद्र की सरकारें यूपी के समीकरण देखकर बनने और गिरने लगी। जातीय गणित हर चुनाव की सबसे बड़ी रणनीति बन गया। अब कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती थी कि वह सामाजिक संतुलन के बिना सत्ता में आ सकती है। समय के साथ भाजपा ने भी मंडल की राजनीति को समझा और उसे अपने तरीके से अपनाया। ओबीसी नेतृत्व को आगे लाना, गैर यादव पिछड़ों को साधना, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सामाजिक आधार बनाना, यह सब मंडल के बाद की राजनीति का ही विस्तार था। जो लोग मंडल का विरोध कर रहे थे उन्हें भी अंततः उसी ढांचे में अपनी राजनीति ढालनी पड़ी। अगर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो पहले मंडल आयोग को समझना होगा। इसे सिर्फ इतिहास की एक कहानी समझकर नहीं भूल सकते, क्योंकि यही वो मोड़ था जिसने सत्ता का चरित्र बदला, जिसने लोकतंत्र की पहचान बदली और लोकतंत्र को लोगों के लिए बनाया। आज भी जब यूपी में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले जाति समीकरण तय किए जाते हैं कि किसके साथ कौन सी जात के कितने वोटर्स हैं, कौन किस जात को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसी जाति आधारित राजनीति को मंडल कमीशन ने बढ़ावा दिया। उसने दिखाया कि जो लोग सत्ता से बहुत दूर थे वो भी आज सत्ता के शिखर तक हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात बिना जातियों के नहीं हो सकती है। ऐसे में आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।